वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति थॉट्स फॉर एवर। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं BANS 184 सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान। तो आपका जो पेपर है ये आपका 28 जून को है, जो कि इवनिंग शिफ्ट में होगा। और अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ समझ में आता है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके बुक का नाम क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान। और सेकेंड देखिए ये आपकी विषय सूची है जिसमें आपके 3 खंड हैं, ठीक है। इसमें आपके 3 खंड हैं। 1 सेकेंड देखिए इसमें आपके 3 खंड हैं। पहला है महामारी विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य है। पहला इसमें आपका देखिए इसमें आपके चार यूनिट होंगे जो हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद खंड 2 आएगा जिसमें आपका है सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रबंधन में मनोवैज्ञानिक व्यवहार और सामाजिक मुद्दे। इसमें आपके 3 यूनिट होंगे। इन 3 यूनिट को समझेंगे और आपके आगे और इसमें आपके भी 3 यूनिट रहेंगे। सार्वजनिक स्वास्थ्य में अनुसंधान और सांख्यिकी विधियाँ, इसमें आपके 3 यूनिट रहेंगे जिन्हें हम समझेंगे। तो अब हम पहले चैप्टर लेते हैं। आपका पहली यूनिट स्टार्ट करते हैं। महामारी विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य में अनिवार्य तत्व। देखिए पहले मैं इसमें हम बताती हूँ कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो देखिएगा इसमें आपका सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि महामारी विज्ञान का इतिहास और इसके अध्ययन के जो प्रारूप हैं ये तीनों ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनसे आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि महामारी विज्ञान क्या है, इनके प्रकार बताइए। तो ये सब आपने वहाँ पर लिखने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिचय। महामारी विज्ञान सब 3 ग्रीक शब्द अर्थात एपिडेमोस और लोगोस इनसे मिलकर बना हुआ है। देखिए यहाँ पर देखिए महामारी शब्द जो है 3 ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, एपिडोमोस और लोगोस। एपिक का मतलब होता है ऊपर और डोमोस का मतलब होता है लोग और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, ठीक है। तो इसका पूरा मतलब निकल कर यह आता है कि लोगों के ऊपर किया गया अध्ययन। लोगों के ऊपर किया गया अध्ययन क्या कहलाता है? महामारी विज्ञान। महामारी विज्ञान 3 ग्रीक शब्दों से बना है, एपिडेमोस और लोगोस। एपी का मतलब होता है ऊपर और डोमोस का मतलब होता है लोग और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, जिसका पूर्ण अर्थ क्या निकल कर आता है कि लोगों के ऊपर किया गया अध्ययन। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। विज्ञान की यह शाखा मानव स्वास्थ्य और रोगों के सभी पहलुओं का अध्ययन कराती है। ठीक है, विज्ञान की जो शाखा है ये मानव के स्वास्थ्य और रोगों के सभी जो पहलू होते हैं उनका अध्ययन कराती है। महामारी विज्ञान को निर्दिष्ट अवधि में स्वास्थ्य से संबंधित स्थिति या घटना वितरण और निर्धारकों का अध्ययन कराती है। इसे स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम और नियंत्रण के अध्ययन अनुप्रयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। आपको समझ में आया होगा कि देखिए मैं दोबारा से परिचय में बता देती हूँ कि महामारी विज्ञान 3 जो ग्रीक शब्द है उनसे बना है। एपी का अर्थ होता है ऊपर, डोमोस का अर्थ होता है लोग और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि लोगों के ऊपर किया गया अध्ययन। ठीक है, ये हमें मानव की सारी जो रोग होते हैं उनके जो रोग जो होते हैं उनके सारे उनका अध्ययन कराती है। ठीक है, और ये जो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं होती हैं उनके रोकथाम के लिए भी हमारी हेल्प करती है। महामारी विज्ञान का इतिहास। महामारी विज्ञान का इतिहास विस्तृत वर्तमान में 400 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, और इस इकाई में भारत के संदर्भ पर जोर दिया गया है। ऐतिहासिक रूप से प्रत्येक उपलब्धियां
की अवधि वर्ष के अनुसार, ये आपके जो कुछ नीचे दिखाई देंगे, देखिए एक सेकेंड, ये देखिए ये आपकी कुछ उपलब्धियां हैं जो उनके वर्ष और ईयर के उससे दिखाई दी हैं। ठीक है, ये आप सब पढ़ लीजिएगा, हम यहाँ पे गौर नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अध्ययन प्रारूप के प्रकार। ठीक है, हमारे विज्ञान के अध्ययन के डिजाइनों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, अवलोकन संबंधित अध्ययन और प्रायोगिक संबंधित अध्ययन। ठीक है, अब हमारी जो विज्ञान है इसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, पहला अवलोकन संबंधित अध्ययन और दूसरा प्रायोगिक अध्ययन। हम पहले क्या पढ़ेंगे, हम अवलोकन संबंधित अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे कि होता क्या है। अवलोकन अध्ययन में बीमारी या मौतों की आवृत्ति का वितरण होता है। जैसे कि जब कोई व्यक्ति जो है बीमार है या उसकी मृत्यु हो गई है, तो ये देखा जाता है कि उसमें कि वो कौन सी वर्ष में मरा है, महीने में मरा है, सप्ताह में मरा है, दिन, घंटे, समय, मौसम, ये सब उसका लिखा जाता है। और स्थान देखा जाता है उसमें, देश, शहर, ग्रामीण संस्थान, अस्पताल या वृद्धाश्रम या स्कूल, इन सब को देखा जाता है। और जनसंख्यक विशेषताओं पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। फिर इन जनसंख्या विस्तार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है कि उसकी आयु क्या, लिंग, आय, शिक्षा, व्यवसाय, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति, उस पर देखा जाता है, उस पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो आपसे क्वेश्चन भी ये भी पूछ सकता है कि अब जनसंख्या विशेषताओं द्वारा रिपोर्ट जो तैयार की जाती है उसमें क्या क्या चीज़ आनी चाहिए। तो आपने क्या करना होगा, फिर वहाँ पे आयु, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय, इन सबको उनको डिटेल में लिखना होगा आपने। अब देखिए यहाँ पर भी क्या किया गया है कि जो ये अवलोकन अध्ययन है इसको भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक। ठीक है, आप इन पॉइंट्स को नोट भी कर लीजिएगा और आप जो अपनी बुक में वहाँ पर अंडरलाइन भी करते चलिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अब अवलोकन संबंधित अध्ययन को देखिए दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन। वर्णनात्मक अध्ययन में जो होता है रोगों के बारे में सारी होती है। ठीक है, रोगों के बारे में इसमें पूरी डिटेल दिया जाता है, जैसे कि आपका हो गया केस रिपोर्ट और केस सीरीज। वर्णनात्मक अध्ययन में पूरा रोग के बारे में होता है, रोगों के बारे में। ठीक है, आप याद रखिएगा, वर्णनात्मक अध्ययन में रोगों के बारे में होता है। और इसमें जो दो ये दे रखे हैं कि ये दो रोग होते हैं, केस रिपोर्ट और केस सीरीज, इसमें दो एग्जाम्पल दे दिए आपके। और विश्लेषणात्मक अध्ययन में आपने दिया, उसमें दिया होता है परिस्थितिकी, केस कंट्रोल, क्रॉस सिलेक्शन और कोहार्ट संबंधों के साथ चक्र प्रेषक कारक का वर्णन किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद होगी कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए अब आता है वर्णनात्मक अध्ययन। अभी हमने अवलोकन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वर्णनात्मक अध्ययन। वर्णनात्मक अध्ययन को भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, केस रिपोर्ट और केस सीरीज। देखिए मैंने आपको बताया था कि देखिए मैंने यहाँ पर आपसे बोला था ना कि जो ये वर्णनात्मक अवलोकन अध्ययन है इसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक। वर्णनात्मक में आपका सारा रोग के बारे में, तो इसमें जो दो एग्जाम्पल दिए थे केस रिपोर्ट और केस सीरीज, तो अब इसने पढ़ेंगे हम। ठीक है, वर्णनात्मक अध्ययन के बारे, वर्णनात्मक अध्ययन को भी देखिए दो भागों में डिवाइड किया गया, केस रिपोर्ट और केस सीरीज, यहाँ पे जो बताया था मैंने आपको। ठीक है, देखिए केस सीरीज रिपोर्टों के मामले में नैदानिक अभ्यास के दौरान असामान्य लक्षण, संकेत और विशेषताएं या मृत्यु के मामले को चिकित्सक की प्रस्तुतियों द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कि पहले हम ये नैदानिक का मतलब होता है उपचार। ठीक है, नैदानिक का मतलब होता है आपका उपचार। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास गए, वहाँ आप कोई समस्या हो गई, आप डॉक्टर के पास गए, जो वो आपको पहले आपका चेकअप करेगा कि क्या समस्या है, आप बताएंगे उसको, फिर उस पर आपकी एक रिपोर्ट तैयार करेगा, आपको गोली दवाइयाँ वगैरह देगा, आपको उपचार करेगा। तो ये आपका केस सीरीज के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पर बोला है रिपोर्टों के मामले में नैदानिक अभ्यास के दौरान असामान्य लक्षण, संकेत और विशेषताओं या मृत्यु के मामले को चिकित्सक की प्रस्तुतियाँ सूचित किया जाता है, जो नए नैदानिक रोग
इकाइयों को परिभाषित करने में सहायक होते हैं। ये मामले नैदानिक रिपोर्ट अभ्यास में उपयोगी होते हैं। इसमें एक परिकल्पना तैयार करते हैं या महामारी विज्ञान के अध्ययन में खोजते हैं। उदाहरण के लिए गुर्दे की विफलता वाले रोगियों में कोगुलोपैथी, ठीक है, जिससे किसी का गुर्दे की समस्या हो गई, ठीक है, तो उसका उपचार करके उसमें ये एक महामारी जैसे कोविड-19 हो गया। कोविड-19 में क्या हुआ था, ये चीन से फैली थी, फिर इसमें ये एक दूसरे में फैल रही थी, तो पहले वहाँ से उपचार किया गया, आपकी कोविशील्ड वगैरह आपकी जो वैक्सीन वगैरह थी वो बनाई गई। ऐसे इसमें होता है कि जैसे गुर्दे यहाँ पर दिया है कि गुर्दे का जिससे पेशेंट था उसको बीमारी थी, गुर्दे का थी, तो उसमें उसका उपचार किया गया, ठीक है, तो ये सारा इसमें आता है। अब पढ़ेंगे कि केस सीरीज क्या होता है। प्रकरण श्रृंखला, केस सीरीज, ठीक है। जब नई नैदानिक स्थितियाँ या नए मामले या समस्याएं विशेषताओं के साथ मृत्यु लक्षण या संकेत का एकल या चिकित्सक के समूह द्वारा संकलित किया जाता है, यानी कि जब आपको कोई समस्या हुई या तो आपको मृत्यु के दौरान, ठीक है, मृत्यु के बाद जैसे अब मृत्यु हो गई किसी व्यक्ति की, तो जब उसका पोस्टमार्टम वगैरह होता है ना, तो उसमें पता लगाया जाता है कि ये किस चीज़ के कारण हुई है, मतलब स्टार्टिंग टू एंड जो कुछ होता है वो सारा आता है इसके अंदर, ठीक है। जब नैदानिक स्थितियाँ नए मामले सामान्य विशेषताओं के साथ मृत्यु लक्षण या संकेत एकल चिकित्सा के समूह द्वारा संकलित किए जाते हैं तो ये केस सीरीज कहा जाता है। तो इसको क्या कहता है, केस सीरीज कहा जाता है। लक्षणों और संकेतों के स्पेक्ट्रम को समझने या नवीन परिभाषा उपयोगी है जो रोगियों की मृत्यु तक फॉलो किए जाते हैं। स्टार्टिंग टू एंड मैंने बताया, लोगों की मृत्यु तक फॉलो किए जाते हैं जो रोगों के प्राकृतिक इतिहास की जांच करने के लिए उपयोगी होते हैं। डेटा के आमतौर पर चिकित्सा से और कभी कभी आबादी से परिभाषित भौगोलिक क्षेत्रों के भीतर अचानक हुई मौतों के मामले में एकत्रित किए जाते हैं, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक लाइन यहाँ पे और देखिएगा कि जो केस सीरीज डेटा का उपयोग बीमारी की दरों की गणना करने के लिए नहीं किया जा सकता, ठीक है। केस सीरीज डेटा का उपयोग बीमारी की गणना करने के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई विभाजक उपलब्ध नहीं होता, इसमें कोई तुलना समूह नहीं होती और नमूने भिन्नता से युक्त होते हैं और केवल चुनिंदा मामलों को उनमें शामिल किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे विश्लेषणात्मक अध्ययन। अवलोकन को दो भागों में बांटा गया था, वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक, और वर्णनात्मक को भी दो भागों में बांटा था, केस सीरीज और केस रिपोर्ट। अब हम पढ़ेंगे वर्णनात्मक अध्ययन। वर्णनात्मक अध्ययन को जो है 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला आता है परिस्थितिकी अध्ययन, ठीक है, परिस्थितिकी अध्ययन। तो हम इसको पढ़ेंगे। ये क्या होता है, इस प्रकार के अध्ययन में रोग परिणाम आवृत्ति और आबादी के भीतर या इनके बीच समूह को जोखिम के स्तर के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, यानी कि लोगों के बीच जो खतरा होता है, ठीक है, इस बीच का जो पॉइंट होता है उनके बीच का जो खतरा होता है उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे कोविड था, व्यक्ति मतलब उसमें जनसंख्या ये तो नहीं देखा जा रहा था कि कितने व्यक्ति को हुआ, 1 2 3, ऐसा नहीं, जनसंख्या के आधार पर उसमें देखा जा रहा था क्योंकि वो जो था एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति तक फैल रहा था, ठीक है। तो आपको जो एग्ज़ाम में ये कोविड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक। इसमें क्या था, देखिए इससे स्थान यानी इसमें स्थान देखना था, जन्म स्थान, निवास, फैक्ट्री, स्कूल, सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ, समय या स्थान के और समय के आधार पर संबंधित किया जा रहा था इसमें, ठीक है। सार्वजनिक निजी शास्त्रों में डेटा रजिस्ट्रेशन, डेथ सर्टिफिकेट और संगठन और पहले के सुरक्षण का उपयोग किया जा सकता था। उदाहरण के लिए इस प्रकार के अध्ययन में विभिन्न देशों में कैंसर की घटना की जांच, जनगणना के आंकड़ों और ट्यूमर रजिस्ट्रेशन के आयु वितरण और रोगों की स्थिति के आधार पर विवरण प्राप्त कर सकते थे। उदाहरण के लिए भारत में जो कुष्ठ रोग का स्थानिक प्रसार, ठीक है। आपको मैं पहले ये बता दूं कि जो HIV की जो प्रॉब्लम थी सबसे पहले भारत में ही देखी गई थी, ठीक है। HIV की जो प्रॉब्लम थी वो सबसे पहले भारत में ही देखी गई थी। और यहाँ पे देखिए इसने बोला है कि जो
जो मतलब इसने बोला है कि जैसे कैंसर के जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं ना, उनकी भी जो, जैसे कि यहाँ पे बोला कि कैंसर की घटनाओं की जांच जनगणना के आंकड़ों के उस पर हुई थी। ठीक है, कैंसर कितनों लोगों में है। पहले के टाइम पे ये होता था कि ज़्यादातर समस्याओं का उपचार नहीं हो पाता था, लेकिन अब क्या हो गया है कि ज़्यादातर जो समस्याएं होती हैं उनको सभी का इलाज है अब के टाइम पर। ठीक, प्रकरण नियंत्रण केस कंट्रोल अध्ययन। हम पढ़ेंगे केस कंट्रोल अध्ययन। यह अध्ययन बीमारी में एटियोलॉजी हेतु विज्ञान की जांच करता है। यह दुर्लभ यानी कि लंबी बीमारियों के अध्ययन के लिए उपयुक्त होता है। लागत प्रभावी सब्जेक्ट की कम संख्या की संख्या की आवश्यकता, प्रदर्शन करने में आसान सब्जेक्ट के लिए न्यूनतम जोखिम सहित एक ही समय में कोई जोखिम कारकों का अध्ययन किया जाता, जैसे कि मतलब ये था, जिसे एक छोटी अवधि के भीतर जो होता है पूरा कर दिया जाता है, जिसे कंट्रोल किया जाता है। इसका मतलब पूरा होता है कंट्रोल किया जाना। किसी छोटी समस्या होती है उसी के भीतर उसको मतलब कंट्रोल कर लिया जाना, उसको बड़ी ना होने देना। ठीक है, रोगों के बिना ही विषय सब्जेक्ट्स के साथ नव निदान मामलों की तुलना की जाती है इसमें। ठीक है, और दोनों मामलों को नियंत्रण में संभावित जोखिम कारकों के मूल्यांकन, केसिट रोगी या रोगी रिश्तेदार के नियंत्रण की जांच रासायनिक परीक्षण कर दिया जाता है। मैंने आपको बोला ना, जैसे कोविड, अपने टाइम पे भी कोविड ही फैला था, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें ये देखा जा रहा था कि जो इस व्यक्ति को कोविड हुआ है, कोरोना हुआ है, उसको उसके संबंधित, उसके परिवार या उसके दोस्त, उसके फैमिली मेम्बर्स, उनसे तो नहीं हुआ उसको, तो इसलिए वहाँ पर सबको चेक किया जा रहा था। ठीक है, तो वहाँ पर उन सबको चेक किया जा रहा था कि इनसे, और अगर इससे हुआ है इन सबको, तो इन सबको भी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। तो वो कंट्रोल, उस समस्या को अगर वहीं पर कंट्रोल कर लिया जाएगा तो वो अच्छी बात होगी। तो यही सारा इसके अंदर केस कंट्रोल के अंदर था। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम पढ़ेंगे क्रॉस सिलेक्शन स्टडी। ठीक है, सकल अनुभवी अध्ययन। इसमें क्या होता है, इन अध्ययनों में अनुवर्ती और परिणाम बीमारी दोनों एक ही समय में जांच की जाती है। जोखिम कारक जो होते हैं और परिणामों के बीच अस्थायी संबंधों को नहीं समझा जा सकता। अध्ययन की इकाई व्यक्ति होती है। यह अध्ययन एक साथ कई जोखिम कारकों का अध्ययन कराने और पुरानी बीमारी और निश्चित जोखिम, जैसे कि उम्र, लिंग, जातीय जीनोटाइप की जांच के लिए उपयोगी है। इन अध्ययनों का संचालन करना आसान है। बीमारी के बोझ पर इनपुट देना जो स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की योजना बनाने, संसाधनों को आवंटित करने और जनशक्ति के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें क्या था कि जो बीमार व्यक्ति है उसके टेस्ट वगैरह जब किए जाते हैं, ठीक है, उसकी जांच की जाती है पूर्ण रूप से, उसमें समस्या देखी जाती है कि उसमें समस्या क्या है। ठीक है, उस सब चीज़ के बारे में इसमें दिया गया था। और जो ये था, यदि एक सकल अनुभावी अध्ययन यानी कि क्रॉस सिलेक्शन इसमें क्या था, ये जो था सकल अनुभागीय अध्ययन। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल, यार ये शब्द नहीं बोला जा रहा, क्रॉस सेक्शनल। ठीक है, इसमें जनसंख्या पर दोहराया जाता था, सो माफ़ करना वो वर्ड नहीं बोला गया, क्रॉस सेक्शनल, अब ठीक से बोला जा रहा है, जनसंख्या पर दोहराया जाता था। तो यह जो था ये कोहार्ट अध्ययन के रूप में कार्य कराता था। ठीक है, कोहार्ट अध्ययन के रूप में कार्य कराता था। और यदि एक स्वतंत्र नमूने पर दोहराया जाता था तो ये बीमारी के रुझानों की जांच करने के लिए उपयोगी था। ठीक है, जो बीमारी थी उनकी जांच करने के लिए उपयोगी होता था। और चर अनुवर्ती के पिछले और वर्तमान एक्सपोजर पर डाटा दर्ज किया जाता था। तो आप इस टॉपिक को पढ़िएगा। कोहार्ट अध्ययन
इन अध्ययनों को घटना, अनुदैर्घ्य और अध्ययन भी कहा जाता है। ठीक है, इन अध्ययनों को घटना, अनुदैर्घ्य अध्ययन कहा जाता है। कोहॉर्ट का मतलब होता है आबादी का एक समूह। कोहॉर्ट का मतलब क्या होता है? आबादी का एक समूह जिसमें जन्म तिथि, जन्म, सहवास, विवाह की तिथि, जब विवाह किस टाइम हुआ, दशक, व्यवसाय, इंजीनियर, इसमें व्यवसाय देखा जाता है, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, शहर की जनसंख्या देखी जाती है। उदाहरण के लिए यहाँ पे आपको दिल्ली दिया गया है। यदि आदि के आधार पर समूह बनाया जाता है। ठीक है, इन सब के आधार पर जो है इनमें समूह बनाया जाता है। कोहॉर्ट के विषय में सामान्य विशेषता, अनुभव, शर्तें होती हैं। इसके अंतर्गत एक समूह के अध्ययन के लिए चुना जाता है। ठीक है, इन सब के अध्ययन में जो है एक समूह के अध्ययन को चुना जाता है और एक ही समूह के भीतर उजागर और गैर उजागर कोहॉर्ट की पहचान की जाती है। यानी कि इसमें जो ये अध्ययन है, कोहॉर्ट अध्ययन जो है, इसको घटना या अनुदैर्घ्य अध्ययन के नाम से भी जाना जाता है। कोहॉर्ट का मतलब होता है आबादी का एक समूह। ठीक है, आबादी का एक समूह जिसमें आपकी जन्म तिथि देखी जाती है, विवाह की तिथि देखी जाती है, दशक देखा जाता है, व्यवसाय देखा जाता है और शहर की जनसंख्या, इन सब के आधार पर एक समूह बनता है। फिर उन समूहों में से एक को चुना जाता है। ठीक है, उनमें से उनके अंतर्गत एक समूह के अध्ययन को चुना जाता है और उस समूह के भीतर ही उनको मतलब देखा जाता है, गैर उजागर और उजागर की पहचान की जाती है उसमें। आगे चलते हैं, इन सबको आप पढ़िएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रायोगिक अध्ययन। प्रायोगिक अध्ययन क्या होता है? प्रायोगिक अध्ययन के अध्ययन डिजाइनों को, रोग के सिद्धांतों को खोजने। ठीक है, जो ये प्रायोगिक अध्ययन होता है, इसके जो डिजाइंस मतलब कि जो इस अध्ययन में रोग होते हैं उनके सिद्धांतों को खोजने। हस्तक्षेप का मतलब होता है रोकना, किसी चीज़ को रोकना। सेवाएं, प्रभावों का मूल्यांकन करने और हस्तक्षेप की लागत को लाभ विश्लेषण की जांच करने के लिए नियोजित किया जाता है। ठीक, प्रयोगात्मक अध्ययन का उपयोग करके प्रकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस का परीक्षण किया जाता है। वे मोटे तौर पर यादृच्छिक या गैर यादृच्छिक अध्ययन हो सकते हैं। ठीक है, आप देखिए प्रायोगिक अध्ययन को 2 भागों में बांट दे, यादृच्छिक और गैर यादृच्छिक। अब आपसे ये पूछ लेगा कि प्रायोगिक अध्ययन बताइए, या फिर आपसे ये बोलेगा कि गैर यादृच्छिक और यादृच्छिक में अंतर बताइए। तो आपने ये टॉपिक मेरे हिसाब से आपने इम्पोर्टेंट जो आपको तैयार करना है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप ज़रूर पढ़िएगा। यादृच्छिक अध्ययन को यादृच्छिक यानी कि नैदानिक परीक्षणों, क्षेत्र परीक्षणों और सामुदायिक परीक्षणों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, यादृच्छिक अध्ययन को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, नैदानिक परीक्षण, क्षेत्र परीक्षण और सामुदायिक परीक्षण, इन 3 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, अब पढ़ेंगे यादृच्छिक नैदानिक अध्ययन। ठीक है, ये अध्ययन क्या होता है? यादृच्छिक नैदानिक परीक्षण में दवा, नए उपचार, नए उपकरणों को प्रभावित जांच की जाती है। इस तरह का अध्ययन डिजाइन कई परिणामों पर एकल हस्तक्षेप के प्रभाव का अध्ययन कराने के लिए उपयोगी है। ठीक है, यादृच्छिक नैदानिक परीक्षण अस्पताल या अनुसंधान संबंधित संगठनों में किया जाता है। विषयों के उपचार या नियंत्रण समूह के यादृच्छिक किया जाता है। इस यादृच्छिक को सरल विधियों, कंप्यूटर, यानी कि इसमें यह बोला गया है जैसे जो व्यक्ति बीमार है, ठीक है, उसका जो उपचार किया जाएगा दवाई के द्वारा, जो दवाई, नए उपचार, नए उपकरणों में जो उसमें यूज़ किया जाता है वो सब है। ठीक है, ये जो होता है नैदानिक परीक्षण, ये अस्पताल या आपका अनुसंधान संबंध संगठनों में किया जाता है। ठीक है, आपका अस्पताल या संवैधानिक संगठनों में किया जाता है। ओके, और इसमें ये पूछ सकता है कि आपसे यादृच्छिक को सरल विधियाँ क्या है? यादृच्छिक की सरल विधियाँ, तो इसमें क्या है आपका, ये देखिए,
इसमें आपको कंप्यूटर से उत्पन्न यादृच्छिक संख्या की तालिका, फ्लिपिंग सिक्का, पासा फेंकना और ताश के पत्तों को फेंक कर का उपयोग किया जा सकता है। इसमें ब्लॉग स्थिरीकृत कोवेट अनुकूलन, यादृच्छिकरण प्रक्रिया और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर टूल प्रमुख होते हैं। ठीक है, इसमें मतलब एक टाइम इसको ना रैंडम भी बोला जाता है। ठीक है, अगर आप इसमें क्या होगा कि अपना ट्रीटमेंट कराया किसी व्यक्ति ने, ठीक है, ट्रीटमेंट करवाया और उसके बारे में उसको जब डॉक्टर उसको देखेगा, चेकअप करेगा कि क्या हुआ, फिर उसके बारे में बताएगा कि तुम्हें ये चीज़ है, ये परेशानी है, तो वो इसके अंतर्गत आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ब्लाइंडिंग जो होती है 3 तरीक़ों से की जाती है, अर्थात सिंगल मरीज जिसमें उपचार समूह के बारे में जानकारी नहीं है वह संबंधित है। डबल यानी कि मरीज और जांचकर्ता दोनों उपचार समूह के बारे में नहीं जानते। और ट्रिपल रोग अन्वेषक और बाहरी मूल्यांकन उपचार समूह के बारे में नहीं जानते। ठीक है, इसमें ब्लाइंडिंग को 3 तरीक़ों से विभाजित किया गया है। पहला सिंगल, दूसरा डबल और तीसरा ट्रिपल। सिंगल में यानी कि मरीज जो पेशेंट है जिसे उपचार करवाना है, उपचार समूह के बारे में जानकारी नहीं होती है। ठीक है, और डबल में आता है मरीज यानी कि पेशेंट और जांचकर्ता जो जांच कर रहा है, दोनों को उपचार समूह के बारे में जानकारी नहीं होती है। और ट्रिपल में क्या आता है, रोगी अन्वेषण और बाहरी मूल्यांकन उपचार समूह के बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यादृच्छिक नैदानिक परीक्षण 4 चरणों में किया जाता है। ठीक है, यादृच्छिक नैदानिक परीक्षण जो है 4 तरीकों में किया जाता है। पहला चरण के परीक्षण में सहिष्णु खुराक यानी कि दवाई को स्वास्थ्य विषय रोगियों की पहचान में किया जाता है। ठीक है, इसमें रोगियों की पहचान खुराक देकर उन रोगियों की पहचान किस समस्या से है उसमें पहचान की जाती है। दूसरा ये कि छोटे समूह के रोगियों को दवा का असर, अन्वेषण, प्रसार, दवा के उत्सर्जन, विवरण और अध्ययन किया जाता है। यानी कि पहले में दवाई का उपचार किया जाता है कि दवाई देते हैं, फिर दूसरे में ये देखते हैं कि दवाई का असर कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना हुआ, ये देखा जाता है। ठीक है, थर्ड में क्या होता है, बड़ी संख्या में रोगियों की दवाई का प्रभाव कीर्तियों की जांच की जाती है। ठीक है, और चौथे चरण में बाजार में दवाई के विमोचन के बाद दवा के प्रतिकूल प्रभावों का मूल्यांकन किया जाता है। देखिए मैंने अभी बताया था ना एक शब्द रैंडम, तो ये देखिए इसको रैंडम के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये 4 पॉइंट जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो आप इन्हें पढ़िएगा। दूसरा आता है छेद परीक्षण, फील्ड ट्रायल क्या होता है ये पढ़ेंगे अब। इस प्रकार के परीक्षण को फील्ड यानी सामान्य आबादी में आयोजित किया जाता है और इसमें स्वास्थ्य विषय समूह शामिल होते हैं। इन अध्ययनों के डिजाइन में कई परिणामों पर हस्तक्षेप के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और रैंडमाइजेशन आदर्श विकल्प है, लेकिन व्यवहार में इसे छेद परीक्षण या फील्ड ट्रायल में लागू या चुनौतीपूर्ण करते हैं। फील्ड ट्रायल में जोखिम कारक, जोखिम या प्रक्रिया से संबंधित या समाप्त किया जाता है। ठीक है, और जोखिम को कम किया जाता है। मतलब कि इसमें क्या है, क्षेत्र परीक्षण में, फील्ड ट्रायल में क्या है कि इसे जो सामान्य अवधि में आयोजित किया जाता है, कम समय में इसमें टाइम में इसको लिमिट्स के अध्ययन में इसमें करते हैं। और इसमें क्या है, स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं होती हैं उनमें ये हस्तक्षेप के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है कि उसकी रोकथाम कैसे करें। ठीक है, इसमें जोखिम जो होता है, जोखिम यानी कि जो रोग वाला जो व्यक्ति है, पेशेंट जो है, उसमें उसको कैसे उसको ठीक किया जाए, उसका पूर्ण उपचार किया जाता है, जोखिम को कम किया जाता है इसमें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। आगे की वीडियो आप नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा जो कि हमारे चैनल पे मिलेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ठीक है,
और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।